नेपाल में जेएनजी के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में सबसे बड़े खलनायक बनकर उभरने वाले शख्स हैं आज सुबह तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली। वो ओली जिन्हें नेपाल का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता था, लेकिन आज वो युवाओं के आंदोलन के आगे बेबस नजर आए। ओली के अहंकार और तथाकथित भ्रष्टाचार ने कैसे उन्हें जेएनजी का दुश्मन बना दिया, ये बताने से पहले आप ओली से जुड़ी आज का घटनाक्रम जान लीजिए। ओली ने आज दोपहर प्रधानमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। इस तरह ओली अपने चौथे कार्यकाल में सिर्फ 1 साल और 2 महीने ही पद पर रह सके। ओली ने यह इस्तीफा उस समय दिया जब नाराज लोगों ने ओली के 2 घरों को आग के हवाले कर दिया। पहले ओली के निजी घर को फूका गया, उसके बाद बल्बू वाटार स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में भी आग लगा दी गई। सूत्रों के मुताबिक हालात खराब होते देख ओली ने नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल को फोन किया और सेना को हालात काबू में करने को कहा, लेकिन सेना प्रमुख ने अपने जवाब में साफ कर दिया कि हालात तभी ठीक हो सकते हैं जब ओली अपने पद से इस्तीफा दे दे। इसके बाद ओली को कोई और रास्ता नजर नहीं आया और उन्होंने इस्तीफा देने में ही अपनी भलाई समझी। ओली ने अपने इस्तीफे में लिखा, देश में वर्तमान असामान्य स्थिति को देखते हुए मैंने संविधान के अनुच्छेद 77(1)(a) के अनुसार आज से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ताकि संविधान के अनुसार राजनीतिक समाधान और समस्या के समाधान की दिशा में आगे कदम उठाया जा सके। इस्तीफा देने के बाद ओली ने सेना प्रमुख से सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट करने की अपील की। इसके बाद सेना के एक हेलीकॉप्टर से ओली को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। उन्हें कहां ले जाया गया है, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि ओली इलाज के नाम पर दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हिमालय एयरलाइंस की एक विमान को स्टैंड बाय पर रखा गया। यानी 24 घंटे के भीतर ओली अर्श से फर्श पर आ गए। कल तक जिन ओली पर सत्ता का नशा था, आज वो लोगों से भागते फिर रहे हैं, लेकिन आज ओली जिस हालात में है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। नेपाल की राजनीति के जानकारों का मानना है कि ओली के भीतर तानाशाह वाली सोच आ गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में विरोध की आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया, जबकि कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि सोशल मीडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इस पर निगरानी के लिए कानून बनना चाहिए। कोर्ट ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा। कल के हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी के बाद भी ओली को अक्ल नहीं आई। उन्हें लगा युवाओं पर गोली चलवाने से प्रदर्शनकारी पीछे हट जाएंगे। इसी सोच से उन्होंने छात्रों पर बेरहमी से गोलियां चलवाई, लेकिन इससे नौजवान पीछे हटने के बदले और ज्यादा नाराज हो गए। इन हत्याओं को लेकर जब पूरे देश में आक्रोश भड़का तो उन्हें लगा कि गृहमंत्री रमेश लेखक के इस्तीफा देने से लोग शांत हो जाएंगे। सोमवार देर शाम कैबिनेट की बैठक में ओली ने सोशल मीडिया पर पाबंदी को खत्म करने का भी ऐलान कर दिया, जिसके बाद आधी रात से फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसी साइट्स फिर से खुल गई। लेकिन देर रात ओली ने बयान जारी कर हिंसा के लिए बाहरी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसने आंदोलन की आग में घी का काम किया और सुबह होते ही जेएनजी एक बार फिर सड़कों पर उतर गई। ओली ने शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला करके प्रदर्शनकारियों को फिर सुलह का संकेत देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नौजवान इस कदर गुस्से में थे कि वो एक दिन के लिए भी ओली को बतौर प्रधानमंत्री बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अक्टूबर 2015 में पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। अपने पहले कार्यकाल से ही ओली ने भारत के विरोधी और चीन के समर्थक की छवि बना ली थी। ओली के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने भारत के साथ नेपाल के संबंधों में तनाव पैदा करने का काम किया। ओली ने चीन के साथ एक ट्रांजिट और परिवहन समझौता किया, जिससे भारत का नेपाल के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। ये कदम भारत की भूमिका को कमजोर करने के रूप में देखा गया। ओली के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत के साथ विवादों को और ज्यादा बढ़ाया। मई 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के हिस्से के रूप में बताया गया, जबकि ये क्षेत्र भारत का है। भारत ने उनके इस फैसले को एक तरफा कदम बताते हुए खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो इस मुद्दे को समय समय पर तूल देते रहे। ओली पर चीन का असर इस कदर था कि उनकी सरकार के संकट में घिरने पर चीन ओली की सत्ता को बचाने के लिए सक्रिय हो जाता था। जुलाई 2020 में जब प्रचंड के साथ ओली का विवाद हुआ था, तो नेपाल में चीन की तत्कालीन एम्बेसडर हो यांकी ने झगड़ा खत्म करने के लिए ओली और प्रचंड पर दबाव बनाया। यानी ओली की सरकार के दौरान चीन का असर इतना बढ़ गया था कि वो नेपाल के अंदरूनी मामलों में भी दखल देने लगा था। यहाँ तक कि मौजूदा आंदोलन के दौरान भी अमेरिकी सोशल मीडिया साइट्स पर तो पाबंदी लगाई गई, लेकिन चीनी कंपनी टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया गया।
ओली के कार्यकाल के दौरान नेपाल में चीन के प्रमुख प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी बढ़ावा मिला और दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दूसरी तरफ ओली का भारत विरोधी रवैया लगातार बना रहा, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले भी ओली ने भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार समझौते का विरोध किया था और दोनों देशों से ये समझौता रद्द करने की अपील की थी। हालांकि ओली की भारत विरोधी छवि के बावजूद भारत उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता रहा। इसी महीने की 16 तारीख को ओली के भारत आने का भी कार्यक्रम था, लेकिन जेनजी के आंदोलन की आग ऐसी भड़की कि उन्हें अपना घर छोड़कर अज्ञात जगह पर भागना पड़ा। ओली के अहंकार की वजह से नौजवानों ने उनका तख्ता पलट कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ओली कहां छिपे हैं और उनका अगला ठिकाना कहां है। नेपाल में तख्ता पलट और हिंसा के बीच नेपाल की सेना ने सत्ता संभालने का फैसला लिया है। अब से कुछ ही देर पहले वहां की सेना ने अपने मुल्क को संबोधित किया। सेना ने ऐलान किया कि नेपाली समय के मुताबिक रात 10 बजे से नेपाल में सैन्य शासन लगेगा, यानी सेना पूरे नेपाल को अपने नियंत्रण में लेगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:45 से नेपाल में सैन्य शासन हो जाएगा। सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल ने जेनजी से अपना आंदोलन टालने की अपील की। सेना प्रमुख ने शांतिपूर्ण बातचीत से समस्या का हल निकालने को कहा है। देश के लोगों को संबोधित करते हुए सिंहदेल ने कहा कि नेपाली सेना देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। सेना प्रमुख ने कहा कि नेपाल के लोगों की यह साझा जिम्मेदारी है कि वो और अधिक नुकसान को रोकें। सेना प्रमुख के मुताबिक सरकारी संपत्ति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हर किसी का साझा कर्तव्य है।